Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 23 regarding the course Cost Accounting MGT 231. So, जैसे आप लोगों ने पहले बताया था कि 23rd लेक्चर में मैं डेफिनेटली एक दफा वेरिएंसेस को दोबारा रिविजिट करूंगा, तो डेफिनेटली मैं इसमें रिविजिट करने लगा हूं, लेकिन साथ ही मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, दैट इज चैप्टर नंबर 18 रिगार्डिंग स्पॉइलेज, रीवर्क एंड स्क्रैप. ये कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट लेक्चर में. इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी हैव स्टडीड इज अबाउट द ओवरऑल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड योर ओवरऑल वेरिएबल कॉस्टिंग, और हमने कहा था कि इन दोनों में क्या डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है. हमने जो डिफरेंस आइडेंटिफाई किया फिक्स्ड कॉस्ट था, दैट चैप्टर हैज बीन एंडेड ओवर देयर. छोटा सा चैप्टर था. So now today we are going towards the spoilage, rework and scrap and also being a fixed overhead variance. पहले हम लोग वेरिएंसेस को रिविजिट करेंगे, दोबारा देखेंगे, रिवाइज करेंगे, ताकि अगर किसी को कोई मसला है. देखें उसमें आपके पास प्राइस वेरिएंस जो था, कह रहा मैं प्राइस वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, रेट वेरिएंस, और ये जो लेबर की वेरिएंस और मटेरियल की वेरिएंस, प्राइस, क्वांटिटी, रेट एंड एफिशिएंसी, ये आपको क्लियर थे. और साथ ही आपको वेरिएबल ओवरहेड के भी क्लियर थे, दैट इज स्पेंडिंग वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस. बट द प्रॉब्लम जो लाइक कर रही थी वो किस पे लाइक कर रही थी आप लोगों की? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस पे. किस पे लाइक कर रही थी? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस. तो मैं सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस एक दफा दोबारा आप विजिट करूंगा, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि ये फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस किस तरह और कैसे कैलकुलेट होगा. उसके लिए हम देखेंगे कि हर एक जगह पे कि भाई किस तरह से हमने कैसी चीजें कहां पे क्या परफॉर्म करना है, और उसी के हिसाब से वी आर गोइंग टू डू इट फर्दर करेक्शंस एंड इम्प्लीकेशंस. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दोबारा हम रिविजिट करेंगे जो हमने पहले रिविजिट की थी, ताकि आप लोगों को अगर किसी को भी मिस हो गया कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कैसे निकालते हैं, क्योंकि 6 वेरिएंस तो आपको क्लियर थे, 2 वेरिएंस जो अगले थे, कंट्रोलेबल वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस, वो आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ लेके जा रहे थे. तो वो हम लोग अभी आज देखेंगे कि वो किस तरह से परफॉर्म होते हैं. और साथ ही हमने देखना है कि स्पॉइलेज, रीवर्क एंड स्क्रैप. व्हेन वी टॉक अबाउट स्पॉइलेज, व्हाट डज दैट मीन? बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो नॉर्मली स्पॉइल हो जाते हैं या स्पॉइलेज. अब वो स्पॉइलेज को किस तरह से डील किया जाए, किस तरह से उसे ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि स्पॉइलेज तो ना रीसेल है ना कुछ और है. सेम इज द केस विद द रीवर्क. किसी प्रोडक्ट को अगर खराब हो गई, उसे रीवर्क करके ठीक करना, तो दैट मींस कि उस पे एडिशनल रीवर्क कॉस्ट आएगी. तो हाउ वी आर गोइंग टू मेक द जर्नल एंट्रीज फॉर दिस थिंग. एंड सेम इज द केस विद द स्क्रैप. स्क्रैप को हमने कैसे मैनेज करना है, सेल करने की क्या एंट्री होगी, फैक्ट्री लेजर में क्या एंट्री होगी, और जनरल लेजर में क्या होगी, ये हमने लाजमी देखना है इसमें. और साथ ही हमने देखना है कि इन तीनों में हमने कि किस तरह से ये अफेक्ट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, किस तरह हमारे इन्वेंट्री को अफेक्ट कर रहे हैं, किस तरह हमारी ओवरऑल वर्क इन प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, किस तरह हमारी मटेरियल के अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं. तो वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरीथिंग. उसमें हर चीज को देखेंगे, स्पॉइलेज भी देखना है, रीवर्क को भी देखनी है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी. ठीक है ना. तो हम लोगों ने इसके साथ ही देखना है, रीडिंग्स भी मैं कुछ इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं. यू कैन सी दैट 18th चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का, दैट यू कैन सी ओवर हियर. 18th जो है वो रिलेटेड टू स्क्रैप्स है. 8th ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दैट इज रिलेटेड टू वेरिएंस. 11th ऑफ Garrison Norrin 12th एडिशन एंड 11th ऑफ द सेम किमिल एंड केजीओ की बुक है, वो वहां से आप देख लें, मैनेजरियल अकाउंटिंग की. दीज आर द वेरी गुड बुक्स. डू रीड भी करेंगे तो आपको वेरिएंसेस भी नहीं समझ आएंगे, स्क्रैप और स्पॉइलेज भी नहीं समझ आएंगे. तो आई होप कि आप लोग लाजमी रीड कर रहे हो और लाजमी रीड करें. और जब आप रीड करेंगे तो दैट मीन्स इट वुड बी मच बेटर फॉर यू for this course also. So you can easily go with the very good marks. So starting with the topic, first of all start करते हैं fixed overhead variances के. Starting with the learning objective. Learning objective आज क्या क्या देखना है हमने? पहले predetermined overhead rate देखो देखेंगे, applied overhead of product देखेंगे, in a standard cost system, compute and interpret fixed overhead budget दोबारा देखेंगे, accounting for spoilage under different methods of inventory system and standard costing. यानी हमने different method of inventory system और standard costing को साथ लेके चलना है. अकाउंटिंग फॉर स्पॉइलेज अंडर डिफरेंट मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री सिस्टम एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. क्या स्पॉइलेज की अकाउंटिंग होती है, किस तरह से अकाउंटिंग होती है स्पॉइलेज की, क्या इन्वेंट्री सिस्टम से अप्लाई होते हैं, क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एग्जिस्ट करती हैं. अकाउंटिंग फॉर रीवर्क. रीवर्क की जनरल एंट्रीज कैसे करनी है, रीवर्क होता है तो कैसे आपने एडिशनल एंट्रीज करनी है, किस किस बेस पे आपने एडिशनल एंट्रीज को परफॉर्म करना है. तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि किस किस तरह से हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं. अकाउंटिंग फॉर स्क्रैप इन डिफरेंट सिचुएशंस अंडर डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड. यानी कि कोई भी स्क्रैप से रिलेटेड हो अकाउंटिंग, और वो डिफरेंट सिचुएशन अंडर डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड, यानी डिफरेंट सिचुएशन इन्वॉल्व हो और डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स हो. और साथ ही हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे स्पॉइलेज की. स्पॉइलेज की एग्जांपल जरूरी है, क्योंकि हमने इसमें देखना था फाइफो लाइफो कैसे डील हो रहे हैं. तो डेफिनेटली इसकी काफी एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट दिस एग्जांपल्स विल बी अ बिट स्मॉलर, लेकिन हम लोग बहुत डिटेल में उसके वन बाय वन इन वेरी डिफरेंट मैनर उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. सो दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे, स्टार्टिंग विद द प्रीडिटरमिन्ड ओवरहेड रेट. Overhead rate and overhead analysis. The predetermined overhead rate can be broken down into a fixed and variable. Now what we are talking about? It's about fixed and overhead. अब यहाँ पे क्या क्या fixed and variable
कंपोनेंट आ गए, क्या आ गया, किसकी बात हो गई, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट की। The variable component is useful for preparing and analyzing variable overhead variance. The fixed component is useful for preparing fixed overhead variance. अभी तक हमने variable overhead तो देख लिया था, spending variance and efficiency variance. Now we are moving towards what? We are moving towards the fixed overhead variances. वो कहाँ पे exist करते हैं, उनको कैसे हम लोग deal करते हैं? How we are going to deal with the fixed overhead variance? जब भी हम fixed overhead variance की बात करेंगे तो that means we are going to see each and every portion of that variances. Normal versus standard costing system. In normal cost systems, overhead is applied to work in process based on actual hours work in that period. That is normal cost. In standard hour, overhead are applied to in process based on standard hours. यानी एक standard cost की तरफ जा रहा है, एक normal cost की तरफ जा रहा है. Normal cost का मतलब है we are moving towards the actual overheads. किसकी तरफ move कर रहे हैं हम? Actual overheads की तरफ move कर रहे हैं, लेकिन standard cost का मतलब है we are moving towards the overall standard आवर्स। किसी तरह मूव करें, स्टैंडर्ड आवर्स, मतलब वहां एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स आ रहे हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स आ रहे हैं। एक्चुअल में नॉर्मल कॉस्ट आती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट योर ओवरऑल स्टैंडर्ड आवर्स, और उसी की बेस पे हम क्या निकाल रहे हैं, आपकी कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, अब देखें फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस कौन कौन से वेरिएंसेस आते हैं। वन इज बजट वेरिएंस एंड अदर वन इज वॉल्यूम वेरिएंस। बजट वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड यानी एक्चुअल कितने फिक्स्ड ओवरहेड्स आए हैं, दैट इज बीइंग ओवर हियर। फिक्स्ड ओवरहेड बजट, डायरेक्ट लेबर आवर्स इनटू फिक्स्ड रेट, यानी ये कौन से नॉर्मल हैं, ये कौन से हैं, एक्चुअल आवर्स हैं, एंड दीज आर नोन एज योर ओवरऑल स्टैंडर्ड आवर्स। किस क्या कहते हैं इसे, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, कितने स्टैंडर्ड आवर्स हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ स्टैंडर्ड आवर्स हैं और ये क्या है, डिनोमिनेटर आर या एक्चुअल आर। डिनोमिनेटर आर क्या क्या चीजें, ये डिनोमिनेटर आर है हमारे पास। सो दैट मींस के डिनोमिनेटर आर और एक्चुअल बजट जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, बजट वेरिएंस। और डिनोमिनेटर आर इंटू एफ आर इंटू एस एच यानी स्टैंडर्ड आवर्स में जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज वॉल्यूम वेरिएंस। इसे क्या कहेंगे हम, वॉल्यूम वेरिएंस हम इसे कहते हैं। एफ आर स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड रेट, एस एच स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड आवर्स एंड डी एच स्टैंड फॉर डोमिनेटर आर। नाउ ओवरहेड रेट एंड ओवरहेड एनालिसिस। अब यहाँ पे क्या है, मशीन आवर्स कितने हैं, यहाँ पे 3000 है टोटल। वेरिएबल ओवरहेड इतना है, वेरिएबल ओवरहेड रेट नहीं पता हमें। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड 9000 है, फिक्स्ड ओवरहेड रेट नहीं पता। यहाँ पे अब देखें 4000 है, यहाँ पे 8000 है, वेरिएबल ओवरहेड भी नहीं पता, और यहाँ पे 9000 हमारे पास आंसर आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये 4000 और 8000 डेफिनेटली मैं यहाँ पे इजीली इसको क्या निकाल सकता हूँ, इसके आंसर्स आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सो लेट्स कैलकुलेट द ओवरहेड रेट्स। कोलाको अप्लाइज ओवरहेड बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। किस पे बेस करके मशीन आवर्स निकालते हैं, मशीन आवर्स से बेस करके अपने ओवरहेड्स निकालते हैं। तो इसका मतलब है 6000 भी डिवाइड होगा 3000 से और ये भी डिवाइड होगा 4000 से, तो ये हमारे पास रेट्स आ जाएगी। दैट मींस वी गॉट द रेट्स एंड सेम इज द केस विद 9000 के साथ भी यही रहेगा। यहाँ पे देखें ये भी डिवाइड होगा 3000 से और ये किससे डिवाइड होगा, 4000 से डिवाइड होगा। जब ये 4000 डिवाइड होगा तो दैट मींस वी हैव आइडेंटिफाइड अ मशीन आवर्स एक्टिविटी। हमने मशीन आवर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब यहां पे देखिए हमने क्या किया, यहां पे अब निकाला है तो हमारे पास आंसर्स क्या हैं, दैट इज 2 and 2। दीज आर द वेरिएबल ओवरहेड रेट। क्या है ये, हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड रेट एग्जिस्ट किए हैं। और यहां पे हमने रेट ऑफ वेरिएबल किस तरह निकाला है, दैट इज डिवाइड बाय मशीन आवर्स। किससे डिवाइड किया गया, उसे हमने मशीन आवर्स से डिवाइड किया, जिसमें हम लोगों को पता लग गया कि हाँ जी मशीन आवर्स को, हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई दिस मशीन आवर्स। हमने मशीन आवर्स को आइडेंटिफाई किए एंड देन और से देखें तो फिक्स्ड ओवरहेड रेट, अब ये किससे डिवाइड हुए, दैट इज ऑल्सो बीइंग डिवाइड बाय 3000 एंड दैट इज ऑल्सो बीइंग डिवाइडेड बाय द 4000। तो जब हमने 4000 से डिवाइड किया दैट मींस वी हैव गॉट दैट आंसर्स। और ये भी देखें फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकले, डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स। तो दिस रेट डिक्रीज व्हेन द एक्टिविटी इंक्रीजेस, कि ये रेट डिक्रीज करता है व्हेन द एक्टिविटी इंक्रीजेस, या लेकिन ये रेट इंक्रीज करता है, ये रेट सेम रहता है। वट एवर वुड बी द एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी ये सेम रहेगा, वट एक्टिविटी ये सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओवरहेड रेट एंड ओवरहेड एनालिसिस आ गए। अब ओवरहेड रेट एंड ओवरहेड एनालिसिस में जब हमारे पास आया तो हमने कहा जी ये हमारे पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अब ये क्या है, प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड वेरिएबल रेट है, ये POHR ही है ये।
अब प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट क्या है, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा पीओएचआर, प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट यानी पीओआरआर है। और ये क्या है, ये फिक्स का पोर्शन है और ये किसका है, वेरिएबल का। यानी हमने एक पीओआर को क्या किया है, डिवाइड कर दिया है बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल। किसके बीच में डिवाइड कर दिया, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। और जब हमने फिक्स्ड एंड वेरिएबल सेपरेट कर दिया तो डेफिनेटली वेरिएबल कॉस्ट का जैसे सेपरेट वेरिएंस निकले थे, फिक्स्ड कॉस्ट के भी क्या निकलेंगे, सेपरेट वेरिएंसेस निकलेंगे, सेपरेट वेरिएंसेस आइडेंटिफाई होंगे। नाउ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस एग्जांपल देखते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कैसे निकलते हैं, किस बेस पे निकलते हैं, किन वजह किस तरह से हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं। Colaco actual production required 32,000 standard hours. Actual fixed overhead was 842. The predetermined overhead rate is based upon 3,000 machine hours. अब ये क्या है, that is your overall standard hours जो हमें required है, और ये हमारे क्या निकालेंगे, that is denominator hours। ये हमारे पास denominators आ गए, और हमारे पास fixed overhead actual कितने हैं, that is 8,450। कितना है, 8,450। Now let's turn to our attention for calculating fixed overhead variance। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, that is fixed overhead variance। हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि किस तरह से fixed overhead variances कैलकुलेट होते हैं और किन बेसिस पे वो कैलकुलेट होके सामने आते हैं। So starting with it, first of all, अब यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है कि अब फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालें। अब यहाँ क्या एक्चुअल ओवरहेड्स हमें जो दिए हुए थे वो हम पुट करेंगे, यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड बजट निकालेंगे और यहाँ ओवरहेड अप्लाइड निकालेंगे। यानी वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ इट। अब यहां पे देखें तो ओवरहेड बजट क्या है, ओवरहेड बजट इनकर्ड ये आ रहा है, ये हमारे पास कितना आ रहा है, फिक्स्ड ओवरहेड बजट वो कितना है हमारे पास टोटल में 9,000। ये तो नहीं चेंज हुआ था, ये तो दोनों केसेस के लिए क्या था, 9,000 ही था। जब ये दोनों केसेस के लिए 9,000 था तो दैट मींस कि यहां पे फिक्स्ड ओवरहेड बजट वेरिएंसेस एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि मींस टू से कि यहां पे अब हमने इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करना है। अब ये हमारे पास क्या थे, दीज आर बजटेड। ये क्या थे हमारे पास, दीज आर बजटेड। अब बजटेड हमने फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कैसे निकाल सकते हैं, ये देखें, फिक्स्ड ओवरहेड रेट, फिक्स्ड रेट इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर आर से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, डिनोमिनेटर आर या बजटेड आर से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, बजटेड आर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब बजटेड आर से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट मींस इट इज द सेम थिंग जो ओवर हियर। यहां भी अभी यही था ना कि हमने निकाला क्या था, 3 निकाला था और उसके बाद हम लोग डिनोमिनेटर आर से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट वी हैव अ दिस मच बजट। यानी इतना हमारे पास बजट एग्जिस्ट कर रहा था। Now budget variance result from spending more or less than expected of fixed overhead item। यानी किसकी बेस पे आता है कि जब आप कोई फिक्स्ड एसेट बहुत ज्यादा यूज करें या बहुत कम, मोर और लेस देन एक्सपेक्टेड फॉर फिक्स्ड एसेट आइटम, यानी कितना यूजेज आया है, कितना स्पेंडिंग हुई है ऑन फिक्स्ड ओवरहेड पे। यानी वो देखें क्या क्या, रिजल्ट फ्रॉम स्पेंडिंग मोर और लेस देन एक्सपेक्टेड फॉर फिक्स्ड ओवरहेड आइटम्स। यानी फिक्स्ड ओवरहेड आइटम्स में या तो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया या बहुत ही कम इन्वेस्ट किया। नाउ लेट्स यूज द स्टैंडर्ड आर अलाउड। नाउ लेट्स यूज द स्टैंडर्ड आर्स अलाउड टू कंप्यूट द फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। क्या कह रहा है वो, नाउ लेट्स यूज द स्टैंडर्ड आर्स अलाउड टू कंप्यूट द फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस वॉल्यूम वेरिएंस। यानी कि हमने स्टैंडर्ड आर्स को यूज करना है और अब हमने क्या निकालना है, ओवरहेड वेरिएंस निकालना है। क्या निकालना है, ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, नॉट ओवरहेड वेरिएंस बट के ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस निकालना है हमने। वॉल्यूम वेरिएंस जब इसमें आइडेंटिफाई करेंगे देन वी गॉट अ प्रॉपर आंसर। नाउ फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस आ रहे हैं, एग्जांपल अब देखिएगा। अब क्या हुआ, अब यहां पे देखिए फिक्स्ड ओवरहेड अप्लाइड, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू फिक्स्ड रेट। अब हमने स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट किया तो यहां पे हमारे पास कितना आ गया, दिस मच, और हमारे पास 9,600 है। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम वेरिएंस। अगेन द पॉजिटिव मींस फेवरेबल, द नॉन पॉजिटिव मींस नॉन फेवर, यानी पॉजिटिव मींस अनफेवरेबल, द नेगेटिव मींस फेवरेबल। यानी कि नेगेटिव क्या होगा, दैट मींस इट्स बीइंग अनफेवरेबल। यानी this minus this it's favorable, this minus this it's favorable, but whenever it is a positive that means it's unfavorable। कि पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि ये फेवरेबल नहीं है बल्कि क्या है, ये अनफेवरेबल है, यानी इसके अंदर फेवरेबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती। यहां पे देखें तो दो वेरिएंस आ रहे हैं, बजट वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। क्या आ रही है यहाँ पे, बजट वेरिएंसेस एंड वॉल्यूम वेरिएंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। और वॉल्यूम वेरिएंसेस कितने आए हैं, बजट वेरिएंस आया 550, 600, तो यहाँ इन दोनों को टोटल वेरिएंस कितना आया, दैट इज ऑफ 1150। कितना आया हमारे पास, 1150 का टोटल वेरिएंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं।
Now coming towards the volume variance, पहले हम बात करेंगे volume variance. Result when standard R allowed for an actual output differs from the denominator activity. यानी जो standard R's हैं वो किससे differ कर जाएं? Denominator activity से. Unfavorable when standard R's are greater less than denominator R. यानी कि ये हमेशा unfavorable होता है. And when standard R's are greater than denominator R, तो definitely यहाँ पे क्या आएगा? Favorable. तो जब भी हमारे standard R's lower होंगे, denominator R's higher होंगे, तो definitely किसकी तरफ जाएंगे? Unfavorable, क्योंकि आंसर किस तरफ जाएगा? पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएगा. किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा. लेकिन जब फेवरेबल की बात करते हैं, व्हेन स्टैंडर्ड आर्स इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर, व्हेन स्टैंडर्ड आर्स आर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर्स, तो हम इसे कहेंगे दैट इज नोन एज फेवरेबल. इसे क्या कहेंगे? ये फेवरेबल है. यानी कि व्हेन स्टैंडर्ड आर्स आर आर्स इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर के, यानी वो ग्रेटर देन आए किससे? डिनोमिनेटर आर से. वॉल्यूम वेरिएंस डज नॉट मेजर ओवर और अंडरस्पेंडिंग. ये कभी भी ये नहीं मेजर करता है कितना ओवर स्पेंडिंग हुई, कितनी अंडर स्पेंडिंग हुई. इट रिजल्ट्स फ्रॉम द ट्रीटिंग फिक्स्ड ओवरहेड एज इट वर अ वेरिएबल कॉस्ट. यानी किसकी वजह से आता है कि जब हम फिक्स्ड ओवरहेड को किस तरह ट्रीट करते हैं? एज अ वेरिएबल कॉस्ट. किस तरह ट्रीट करते हैं? एज अ वेरिएबल कॉस्ट. जब भी हम फिक्स्ड ओवरहेड को एज अ वेरिएबल कॉस्ट ट्रीट करते हैं, तो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम वेरिएंस. किसकी तो बात कर रहे हैं हम? वॉल्यूम वेरिएंस की बात कर रहे हैं कि हमने इसे किस तरह से वेरिएंसेस को सामने रखना है. नाउ द क्विक चेक, यू कैन इजीली सी दैट कि क्विक चेक किस तरह हो रहा है, कैसे हो रहा है. क्योंकि देखिए क्विक चेक मैं इसलिए डालता हूं ताकि आप लोग अगर सो गए यू कैन इजीली वेक अप. तो इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको बहुत अपने शार्पनेस रहती है. लेट्स सी व्हाट्स योर शार्पनेस इज. योडर एंटरप्राइजेस, ऑलरेडी आपने लेक्चर में देख चुके थे. दोबारा एक एग्जांपल देते हैं. एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर अ पीरियड required 2100 standard direct labor hour and actual fixed overhead कितने हैं जी? 14,800. The budgeted fixed overhead was 1450. The predetermined fixed overhead rate is $7 per labor hour. What would be the budget variance? क्या निकालना है हमने? budget variance निकालना है. तो budget variance के लिए क्या करते थे हम? That means हमारे पास options कितनी है? That is 4. तो 4 options हैं, तो which one is the better one? अब budget variance अगर मैं बनाऊं तो actual overhead जितने आते थे उसमें हम क्या चीज माइनस करते थे? डिनोमिनेटर आर्स इनटू फिक्स्ड रेट. डिनोमिनेटर आर्स इनटू फिक्स्ड रेट, यानी दो तरह की चीजें हमारे सामने आती थी. तो हम लोग इसमें से कौन सा लेंगे? दैट इज ऑफ सी. देखिए कौन सा वाला ये हमारे पास? दैट इज ऑफ $3500, यानी $350 आ रहा है. सॉरी, डॉलर क्या है? $350 आ रहा है. दैट इज बीइंग अनफेवरेबल. अब क्या किया? एक्चुअल फिक्स कितना है? 1480. बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने आ रहे हैं जी? 14450. क्या आ रहा है ये? 14450, यानी 14,450 आ रहा है. तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? दैट इज $350 अनफेवरेबल. क्या आ रहा है? $350 अनफेवरेबल आंसर आ रहा है बिकॉज इट्स नॉट बीइंग फेवरेबल. तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हमने उसी तरह निकाले जिस तरह मैंने अभी आपको लिख के दिए. सो अगेन, अब वो क्या? व्हाट इज द वॉल्यूम वेरिएंस? जब वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हैं तो तब क्या करते हैं? तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ वॉल्यूम वेरिएंस, तो वॉल्यूम वेरिएंस के लिए क्या जरूरी है कि यहां पे जब भी हम वॉल्यूम वेरिएंस की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर आर्स इनटू फिक्स्ड रेट. तो वहां पे क्या होगा? फिक्स्ड रेट रहेगा बट स्टैंडर्ड आर्स हो जाएंगे. तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे दैट इज नोन एज योर ओवरऑल वॉल्यूम वेरिएंस. एंड हियर इज द थिंग, वॉल्यूम वेरिएंस कितना आ रहा है? दैट इज 250. किस तरह आ रहा है? 250. अब यहां पे देखें फिक्स्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू दिस वन, ये हमने आपस में सेपरेट किए तो हमारे पास आ रहा है दैट इज नोन एज फेवरेबल. बिकॉज गौर से देखें तो आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है. दैट शोज दैट इट्स अ फिजिबल. क्या है ये? फिजिबिलिटी की तरफ है, या ये फिजिबल सॉल्यूशंस है, यानी ये फिजिबिलिटी को सामने रखते हुए ही परफॉर्म हो रहा है. तो दैट इज व्हाट वी नोन एज दैट इज फिजिबिलिटी. क्विक समरी देखते हैं जी. अब यहां पे देखें फिक्स्ड ओवरहेड बजट इतने आ रहे हैं आपके पास, 14,800 यहां पे आ गया 14,700. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे कहेंगे वॉल्यूम वेरिएंस, और इन दोनों का जो है उसे क्या कहेंगे हम? दैट इज नोन एज योर बजट वेरिएंस. क्या कहेंगे? बजट वेरिएंस. वन इज अनफेवरेबल एंड अदर वन इज फेवरेबल. तो टोटल वेरिएंस कितना आएगा? द टोटल वेरिएंस इज 100 अनफेवरेबल. 100 क्या आ रहा है? अनफेवरेबल आ रहा है. जब फेवरेबल आ रहा है तो दैट मीन्स कि यहां पे हम लोग डिफरेंसेस को एग्जिस्ट करते हैं. नाउ लेट्स लुक ऑन द ग्राफ शोइंग द फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस. अब क्या ग्राफ शो करेगा? शोइंग द फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस. वी विल यूज कोला नंबर फॉर प्रीवियस एग्जांपल, यानी कोला को यूज करेंगे और उसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है. ये देखें आप यहां पे अब क्या है? 3000 एक्सपेक्टेड एक्टिविटी है. कितनी आ रही है? 3000 इज योर एक्सपेक्टेड एक्टिविटी. एक्टिविटी आ रही है.
9000 का बजट फिक्स्ड OHR है, क्या आ रहा है 9000 का बजटेड फिक्स्ड OHR है। फिक्स्ड ओवरहेड यहां पे आ रहा है अप्लाइड टू प्रोडक्ट, किसको अप्लाई हो रहा है ये अप्लाइड टू प्रोडक्ट हो रहा है, तो यानी इसका मतलब है विद द इंक्रीज आ रहा है, लेकिन ये हमारे पास मैक्सिमम लेवल पे ओवरऑल फिक्स्ड ओवरहेड पड़ा हुआ है, यानी कि ये हमारे पास मैक्सिमम लेवल ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहां पे क्या है फेवरेबल बजट वेरिएंस क्या है जी, वो यहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि यहां पे हमारे पास एक्चुअल आया है, तो इसका मतलब है कि यहां पे हमारे पास ये चीज एग्जिस्ट कर रही है। देन 32 मशीन इंटू 300 फिक्स्ड ओवरहेड रेट, यानी 32, अब ये क्या किया हमने यहां पे निकाल लिया ऐसे, कौन सा ये वाला निकाल लिया, दैट इज 3200 मशीन आवर्स, यानी स्टैंडर्ड निकाल लिए, क्या निकाल लिया हमने स्टैंडर्ड निकाल ली कि स्टैंडर्ड हमारे पास अप्लाइड फिक्स्ड OH ये, अच्छा ये देखें एक्चुअल भी समझ आता है ये भी समझ आता है, बट दिस इज बेस्ड ऑन योर बजट, किस पे बेस कर रहा होगा, दैट इज बेस्ड ऑन बजट। अगर मुझे बजटेड आर दिया हो और रेट दिया हो तो डेफिनेटली मैं क्या निकाल सकता हूं योर ओवरऑल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, यानी क्या निकाल सकता हूं बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है या इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। और 3000 हमारी क्या है जी एक्सपेक्टेड एक्टिविटी, और 3200 हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे स्टैंडर्ड आवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जब हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दैट मींस कि हमने यहां पे इसी को लेके जा रहे हैं कि दैट इज स्टैंडर्ड। ये दोनों चीजें क्या हैं, ये दोनों चीजें क्या है, किस चीज की है, स्टैंडर्ड की, और स्टैंडर्ड की बेस पे ही बनी है। नाउ ओवरहेड वेरिएंस एंड अंडर और ओवर अप्लाइड ओवरहेड, यानी ओवरहेड वेरिएंसेस हो तो अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड कैसे है, अनफेवरेबल वेरिएंस आर इक्विवेलेंट टू अंडर अप्लाइड ओवरहेड। अनफेवरेबल कौन होते हैं, जब हमारे पास वेरिएंसेस अंडर अप्लाइड हो, क्या हो हमारे पास वेरिएंसेस अंडर अप्लाइड हो तो वो हमेशा क्या कहलाते हैं अनफेवरेबल, और फेवरेबल क्या कहेंगे एग्जैक्टली वाइस वर्सा। वेरिएंस आर इक्विवेलेंट टू ओवर अप्लाइड ओवरहेड के, ओवर फेवरेबल वेरिएंस आर मोस्टली रिलेटेड टू ओवर अप्लाइड के, ज्यादा अप्लाई किया हुआ था आपने कम अप्लाई नहीं किया हुआ, ज्यादा अप्लाई किया हुआ था कम अप्लाई आपने नहीं किया हुआ था। तो यहां पे आप देखें द सम ऑफ ओवरहेड वेरिएंस इज इक्वल्स द अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ पीरियड, यानी जो सम है ओवरहेड वेरिएंसेस का इक्वल्स किसके होगा अंडर और ओवर अप्लाइड, किसके इक्वल होगा अंडर और ओवर अप्लाइड ओवरहेड फॉर अ पीरियड, यानी अंडर या ओवर अप्लाइड ओवरहेड है कॉस्ट है फॉर अ पीरियड की, अंडर कितने अंडर है कितने ओवरहेड अप्लाइड है फॉर अ कॉस्ट ऑफ पीरियड, फॉर अ पीरियड यानी कितने पीरियड्स पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्लोजर लुक एट ओवरहेड वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस को हम फर्दर आगे देखते हैं। द ओवरहेड वेरिएंसेस इज जनरली एनालाइज्ड थ्रू प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस, यानी ओवरहेड वेरिएंस को हम किससे एनालाइज कर रहे होते हैं थ्रू प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस। दो तरह के वेरिएंसेस होते हैं, ओवरहेड कंट्रोलेबल वेरिएंस जिसे हम लोग बजट वेरिएंस भी कहते हैं, शोज वेदर ओवरहेड कॉस्ट आर इफेक्टिवली कंट्रोल्ड और नॉट, किसको देखता है वो ओवरहेड कॉस्ट आर इफेक्टिवली कंट्रोल्ड और नॉट, क्या हमारे पास ओवरहेड कॉस्ट एक्चुअली कंट्रोल हुई है या नहीं हुई है। Overhead volume variance, quantity variance relates to whether fixed costs are under or over applied during the year. ये quantity variance किससे relate करेंगे, whether fixed costs are under or over applied during the year, कि under applied है fixed cost या over applied है during the year, तो overhead volume variance भी exist कर रहा है। Quantity variance relates to whether fixed costs were under or over applied during the year, कि क्या fixed cost under apply हुई है क्या over applied हुई है, तो that means एक क्या कहलाएगा, that is controllable variance and other one is volume variance, so one is known as budget and other one is volume। ओवरहेड कंट्रोलेबल वेरिएंसेस, अब ये देखिए यहाँ पे ओवरहेड जब कंट्रोलेबल वेरिएंसेस की बात करते हैं तो याद रखिएगा द ओवरहेड कंट्रोलेबल वेरिएंस शो whether overhead costs are effectively controlled or not. To compute this variance, the company compares actual overhead incurred with the budgeted cost for a standard hours allowed, कि कितनी budgeted cost है for standard hours allowed, कि कितना standard hours और budgeted hours में difference है। The budgeted costs are determined from a flexible manufacturing overhead, यानी कि किससे develop होगा, determine होगा through flexible manufacturing overhead budget, through फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट, कि कितना फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट एग्जिस्ट करता है। द बजट कॉस्ट आर डिटरमिन्ड फ्रॉम अ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। क्लोजर लुक एट द ओवरहेड वेरिएंस, अब देखें फॉर ज़ायनुक बजट फार्मूला फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट $3 पर आवर, कितना आ रहा है $3 पर आवर, लेबर प्लस फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑफ 4400, कितना है 4400। तो स्टैंडर्ड लेबर आवर्स यहां पे लिखे हुए हैं, ये देखें वेरिएबल ओवरहेड्स इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट सारों का, और इनडायरेक्ट लेबर है, यूटिलिटीज एग्जिस्ट कर रही है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही 5400।
6,000, 6,600 एंड 7,200. फिक्स कॉस्ट कितनी है? सुपरविजन, डेप्रिसिएशन एंड टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू दिस वन, कि सुपरविजन भी फिक्स कॉस्ट है एंड डेप्रिसिएशन भी फिक्स कॉस्ट है, तो दोनों को जब मैंने ऐड किया तो दैट मींस आई गॉट द टोटल फिक्स कॉस्ट, कि मेरे पास क्या आ रही है? टोटल फिक्स कॉस्ट सामने आ रही है. टोटल कॉस्ट हमारे पास 980,000, 10,400 है, 11,000 है, 11,600 जो हमारे पास कॉस्ट है वो एग्जिस्ट कर रही है. क्लोजर, ओवरहेड कंट्रोलेबल वेरिएंसेस आल्सो एग्जिस्ट. अब देखिए ओवरहेड कंट्रोलेबल वेरिएंसेस की जब मैं बात करता हूं तो इलस्ट्रेशन 11 भी, अब यहाँ पे ये कह रहा है इलस्ट्रेशन कर रहा है, शोज द फार्मूला ऑफ ओवरहेड कंट्रोलेबल वेरिएंस एंड द कैलकुलेशंस. अब यहाँ पे वो कैलकुलेशंस कर रहा है कि क्या क्या कैलकुलेशंस एग्जिस्ट करती हैं फॉर कैलकुलेटिंग द ओवरहेड कंट्रोलेबल वेरिएंस. एक्चुअल ओवरहेड्स जितने दिए हैं, ओवरहेड बजटेड निकालेंगे दैट इज 10,400, और किस पे बेस कर रहा है? बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स. किस पे बेस करता है ये? बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स. तो जब हमने स्टैंडर्ड आवर्स हमारे सामने आ रहे हैं तो दैट मींस दीज आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड आवर्स. तो यहां पे हमने जब निकाला तो हमारे सामने ये चीज आई है, दैट इज 500 अनकंट्रोलेबल वेरिएंस. किसका बात हो रही है? 500 कंट्रोलेबल, सॉरी अनकंट्रोल कंट्रोलेबल वेरिएंस कितना है? दैट इज $500, जिसको हम अभी से कंट्रोल कर सकते हैं. ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आइडेंटिफाई करेंगे कि ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कैपेसिटी आर एंड स्टैंड कैपेसिटी आर टाइम इनटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट इज नोन एज योर वॉल्यूम वेरिएंस. क्या कहते हैं उसे हम? वॉल्यूम वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड रेट, नॉर्मल कैपेसिटी, स्टैंडर्ड कैपेसिटी, जो डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओवरहेड वेरिएंस. क्या चीज आ जाएगी हमारे पास? ओवरहेड वेरिएंस. Now let's see another illustration. Zonic Incorporation budgeted fixed overhead cost for the year 52,800 at normal capacity. आम capacity पे 26,400 standard direct labor hours are required. Zonic produced 1,000 units. कितने units produce हुए? 1,000 units of Zonic tonic in June. The standard hours allowed for the 1,000 gallons produced in June is 2,000. For Zonic standard direct labor hours of for June at the normal capacity of 2,200, 26,000 divided by 12 months. The computation of overhead variance is as follow. यानी computation कैसे हो रही है overhead variance की? That we are going to see कि किस तरह से हम इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्दर आगे ले जा सकते हैं. That is how we are going to see it. Fixed overhead rate कितना है जी? $2 है. नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है? That is 2,200. अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो? नॉर्मल जूट है, नॉर्मल कैपेसिटी 2,200 है. एंड जो बाकी है यानी स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड कितनी है? दैट इज ऑफ 2,000. तो जो भी आंसर आएगा दैट इज नोन एज योर ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. क्या कहेंगे इसे हम? ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. नाउ क्लोजर लुक एट ओवरहेड वेरिएंसेस. इन कंप्यूटिंग द ओवरहेड वेरिएंस इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द फॉलोइंग. जब भी हम ओवरहेड वेरिएंस कैलकुलेट करें यू शुड बी रिमेंबर दैट स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड आर यूज्ड इन ईच वेरिएंस. यानी स्टैंडर्ड आवर्स जो अलाउ किया गया है वो हमेशा स्टैंडर्ड आवर्स, क्या वो हर वेरिएंस में इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा? So that we are going to see. Budgeted cost for controllable variance are derived from a flexible budget. कह रहा है budgeted cost for a controllable variance. किसकी बात कर रहा है? For a controllable variance are derived from flexible budget. किससे derive हो रहा है? From flexible budget. The controllable variance generally pertains to variable cost. जो controllable variance है वो किससे relate कर रहा होता है? Towards the variable cost. And the volume variance pertains solely on the fixed cost. यानी कि वॉल्यूम वेरिएंस जितना भी वो दैट pertains related to the fixed cost, कि सारा का सारा क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट से ही डील करेगा. तो दैट्स अ रिवीजन फॉर द ओवरऑल योर वेरिएंसेस. वी हैव डन विद द वेरिएंसेस. हमने दोबारा से एक दफा विजिट किया, आपको पता भी लग गया कि हमने वेरिएंसेस कैसे आइडेंटिफाई किए, वेरिएंसेस में क्या क्या था, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में कौन कौन से थे, वॉल्यूम वेरिएंस था, बजट वेरिएंस था, बजट वेरिएंस का दूसरा नाम कंट्रोलेबल वेरिएंस भी था. तो सो both the variances we have studied, we have done each and everything. Now I think it would be clear because we are covering it for the second time. So that's the complete you can say a mashup of this course. और यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे जो आपके ओवरऑल वैल्यूज थे वो रिवाइज की हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीजें हैं जो उसमें आपको रिवीजन में रिक्वायर्ड होती हैं. So starting with the next topic, जो हमारे पास next topic क्या था, that is the spoilage, rework and scrap. हमने spoilage, rework और scrap को आज देखना है. When we talk about spoilage, spoilage किन गुड्स की होती है? If I would ask you, spoilage याद रखिएगा हमेशा उन गुड्स की होती है जिन गुड्स में बेस कर रहे होते हैं आपके ओवरऑल
जिसे कहते हैं जो द गुड्स दैट आर बीइंग पेरिशेबल, यानी जिनकी बेस पे आप ओवरऑल वैल्यूज क्रिएट कर रहे हो बट एट द सेम टाइम उनमें पेरिशेबल एग्जिस्ट होते हैं, यानी जो इजीली खराब हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू आर रनिंग अ पिज्जा, सपोज अ पिज्जा क्लब यू आर रनिंग. अब वहां पे स्पॉइलेज क्या होगी कि अगर टेबल पे कितनी देर पड़ा रहे तो पिज्जा खराब हो जाएगा. दैट इज नोन एज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पॉइलेज, कि स्पॉइलेज कितना है. जैसे सेम इज द केस विद द मैकडोनल्ड, सेम इज द केस विद द पिज्जा हट. अब इन दोनों केसेस में क्या आता है कि स्पॉइलेज बहुत ज्यादा है. जैसे ही आपके काउंटर पे आई है उसमें अगर वहीं उस काउंटर में उसे 18 मिनट हो गए तो वो पिज्जा नहीं आएगा आगे, वो बल्कि वहीं पड़ा रह जाएगा, उसे स्पॉइलेज में काउंट कर लिया जाएगा. दीज आर द स्टैंडर्ड्स दे आर मीटिंग, यानी ये उनके स्टैंडर्ड्स हैं और स्टैंडर्ड्स ही डिसाइड करते हैं कि हाउ मच स्पॉइलेज विल बी देयर. देन देयर एग्जिस्ट ऑल्सो अ रीवर्क. रीवर्क का मतलब ये कोई गुड्स हैं खराब हो गई हैं उनको आप रीवर्क करके ठीक कर लें. सो दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एडिशनल कॉस्ट ऑफ रीवर्क इन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट. तो रीवर्क कॉस्ट को देखेंगे अगर किसी प्रोडक्ट में हमने करनी पड़ गई तो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, हमने उसे रीवर्क कैसे करना है और किस तरह से हमने उसे परफॉर्म करना है. हाउ वी आर गोइंग टू डू अ रीवर्क कॉस्ट, के रीवर्क कॉस्ट को हमने कैसे सामने रख के आगे चलना है. नाउ द कमिंग टुवर्ड्स द बेसिक टर्मिनोलॉजीज. बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज कहां हैं और कितनी एग्जिस्ट कर रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द स्पॉइलेज. किसकी बात करेंगे हम? स्पॉइलेज की बात करेंगे. स्पॉइलेज यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ईदर फुली और पार्शियली कंप्लीटेड, यानी वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो फुली या पार्शियली कंप्लीटेड हो दैट डू नॉट मीट द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय कस्टमर, यानी कि फुली और पार्शियली कंप्लीट हो दैट डू नॉट मीट द स्पेसिफिकेशंस. किसको मीट नहीं कर रहे? स्पेसिफिकेशंस को बाय कस्टमर्स फॉर गुड यूनिट्स एंड दैट आर डिस्कार्डेड और सोल्ड फॉर रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस, यानी कि उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे या सोल्ड कर देंगे फॉर रिड्यूस्ड प्राइसेस. किस पे कर देंगे? फॉर रिड्यूस्ड प्राइसेस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अनदर वन दैट इज रीवर्क. अभी स्पॉइलेज देख लिया, उसको देखा जो स्टैंडर्ड से गिर गया दैट मींस दैट मूविंग टुवर्ड्स द स्पॉइल. अब उसकी वैल्यू अगर मार्केट में जीरो है तो वो किस में काउंट हो रहा है? दैट इज ऑन द स्पॉइलेज. लेकिन कोई ऐसी चीज है जो डिफेक्टिव है लेकिन वो स्टिल वर्क करके ठीक की जा सकती है तो दैट मींस दैट काउंट बी रीवर्क्ड. तो जब हम रीवर्क की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दैट डू नॉट मीट द स्पेसिफिकेशन, वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दैट डू नॉट मीट द स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड बाय कस्टमर. कौन रिक्वायर कर रहा है उसे? कस्टमर रिक्वायर्ड कर रहा है, बट विच आर सब्सिक्वेंटली रिपेयर्ड एंड सोल्ड एज गुड्स फिनिश गुड, एज गुड्स और फिनिश गुड्स, यानी कि जिसे हम लोग आराम से रिपेयर करके एज अ फिनिश गुड सोल्ड आउट कर सकते हैं. दैट मींस दैट रीवर्क कॉस्ट इज अलाउड, यानी वहां पे हम क्या करेंगे? रीवर्क कॉस्ट अलाउ कर देंगे. यानी रीवर्क कॉस्ट किस तरह की होती है? Then there exists a scrap, residual material that result from manufacturing a product, कि जो मैन्युफैक्चर करने से हमारे सामने आया है, that is known as residual. Scrap has lower total sales, यानी कि scrap की क्या है? lower total sales है. सेल वैल्यू कंपेयर्ड विद द टोटल सेल वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि स्क्रैप हैज द लोअर सेल टोटल सेल वैल्यू एज कंपेयर टू द मेन सेल्स वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, बिकॉज वो तो देखे पर्पसलेस है ना. अगर स्क्रैप है, सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई एम मेकिंग दिस टेबल, अब इसको टेबल को मुझे कॉर्नर्स काटने पड़ेंगे, क्या उन कॉर्नर से मिलकर दोबारा टेबल बन सकती है? नो. तो दैट मीन्स कि वो क्या हो गया? दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज नोन एज स्क्रैप. उसकी वैल्यू टेबल से अलग होकर लगेगी, टेबल के साथ ही उसकी वैल्यू नहीं लगेगी, यानी दैट कांट बी डन विद द same table. Now accounting for spoilage. Accounting for spoilage aims to determine the magnitude of spoilage cost and to distinguish between cost of normal and abnormal uses. किस तरह की होती है? Normal usage भी होती है और abnormal usage भी होती है. यानी accounting for spoilage aims, यानी स्पॉइलेज की काउंटिंग है दैट एम्स टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड. क्या करता है वो? मैग्नीट्यूड डिटरमिन करना चाहता है ऑफ स्पॉइलेज कॉस्ट. किसकी कॉस्ट? स्पॉइलेज कॉस्ट. एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉस्ट, यानी कि यू कैन से दैट द स्पॉइलेज है, स्पॉइलेज को पहले मैग्नीट्यूड देखना है एंड देन बिटवीन द कॉस्ट देखना है कि उसे नॉर्मल या एबनॉर्मल स्पॉइलेज कौन सा ज्यादा you can say that के distinguish okay सामने आता है. To manage control and reduce spoilage cost, they should be highlighted, not simply folded in a production cost. कि जो भी reduce spoilage cost हो, that should be highlighted. उसे क्या करना है? हमने highlighted करना है, not simply folded into a production cost. किसी production cost के अंदर नहीं लेके जाना, because spoilage cost का एक बहुत बड़ा रोल है. तो इसीलिए दैट को shouldn't be highlighted, जिसे कहते हैं एक फोल्डर में नहीं आना चाहिए, but it should be folded with the प्रोडक्शन कॉस्ट. किसके साथ उसे फोल्ड करना है? दैट इज विद द प्रोडक्शन कॉस्ट.
टाइप्स ऑफ स्पॉइलेज, दो तरह की टाइप स्पॉइलेज जो की होती है, एक होती है नॉर्मल स्पॉइलेज और एक होती है एबनॉर्मल स्पॉइलेज। टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल स्पॉइलेज, इज अ स्पॉइलेज इनहेरिट इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या मतलब है इनहेरिट इन द पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इनहेरिटेड है। दैट अराइजेज अंडर एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशंस, जो किसमें होता है, अंडर एफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशंस में वो अप्लाई होता है, एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई इट। मैनेजमेंट डिटरमिन्स द नॉर्मल स्पॉइलेज रेट। कौन करता है, मैनेजमेंट डिटरमिन करती है कि नॉर्मल स्पॉइलेज रेट कितना है। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल स्पॉइलेज आर typically included as a component of cost of goods manufactured, यानी cost of units manufactured, because goods units cannot be made without also making some units that are spoiled, यानी कि हर जगह पे ही spoilage possible है और spoilage normally होती है। यानी आप you can say that कि if you have somebody says कि कोई भी ऐसी नहीं है, क्या नाम है उसे, made without also making some spoiled, कि कोई हमारी goods spoil नहीं हो रही, तो that means they are telling the wrong, because spoilage is the most thing, यानी spoilage जो है वो आपको सामने एक कहते हैं ना, जैसे कि without making it that couldn't be possible with the your overall spoilage material. So management क्या है, cost of normal spoilage are typically included in component, कि cost of normal spoilage होती है वो component के पैक के अंदर ही होती है, and the cost of units manufactured automatically बन जाते हैं, because good units cannot be made without also making some units that are spoiled, यानी कि उसके आप spoilage के बगैर you can't make the other good movies. Now the types of spoilage. Types of spoilage कौन कौन सी है? Abnormal spoilage है, is spoilage that is not inherent in a particular production. क्या मतलब है, particular production में inherent ना हो, particular production process and would not arise under normal operating conditions, यानी कि वो arise ना हो under normal operating conditions, कि normal operating conditions के अंदर वो arise ना हो, so that is not inherent in particular production process, यानी particular production process में वो inherent ना हो, and would not arise under normal operating conditions, कि arise भी ना हो under normal operating condition. Abnormal spoilage क्या है जी, is the spoilage that is not inherent in a particular production. वो spoilage जो inherent नहीं है particular production, यानी automatically spoilage नहीं होनी, but without arise under normal operating conditions, कि यानी कि वो लेकिन नॉर्मल कंडीशन में भी सामने नहीं आती, बट फॉर द सम इवेंट्स, बिकॉज ऑफ इवेंट वो सामने आ गई है और उसकी वजह से एबनॉर्मल स्पॉइलेज अकर हुआ है। एबनॉर्मल स्पॉइलेज इज कंसिडर्ड अवॉइडेबल कंट्रोलेबल। क्या कहते हैं इसे हम, अवॉइडेबल भी है और ये कंट्रोलेबल भी है, दैट इज एबनॉर्मल स्पॉइलेज, कि दे हमें क्या कंसिडर करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड अवॉइडेबल एंड ऑल्सो बीइंग कंट्रोलेबल, कि अवॉइडेबल भी है और कंट्रोलेबल भी है। Units of abnormal spoilage are calculated and recorded in the loss from abnormal spoilage account, which appears in a separate line item on income statement. यानी ये एक separate item show होता है in a income statement, यानी income statement में इसका separate portion होता है जो वहां पे exist कर रहा होता है। ये देखिए क्या कह रहा है, unit of abnormal spoilage are calculated and recorded in a loss from abnormal spoilage account, यानी कैसे होगा कि वो एक नॉर्मल स्पॉइलेज अकाउंट में से एज अ अकाउंट के तौर पे वहां से बाहर निकला, विच अपीयर्स एज अ सेपरेट लाइन आइटम। वो किस तरह मेजर होगा, एक सेपरेट लाइन आइटम की तरह मशहूर नजर आएगा आइटम नंबर द इनकम स्टेटमेंट, यानी कि वो बिल्कुल आइटम लाइन की तरह होती है जिस तरह हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में होता है। नाउ प्रोसेस कॉस्टिंग एंड स्पॉइलेज। प्रोसेस कॉस्टिंग में स्पॉइलेज कैसे होती है, यूनिट्स ऑफ नॉर्मल स्पॉइलेज can be counted or not counted when computing output per unit in a process system, यानी कि जब भी हमने आउटपुट पर यूनिट निकालनी है प्रोसेस कॉस्टिंग में, तो यानी दैट मीन्स कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स द काइंड ऑफ ओवरऑल वैल्यूज ऑफ कंप्यूटिंग द आउटपुट इन अ प्रोसेस कॉस्टिंग। काउंटिंग ऑल स्पॉइलेज इज कंसिडर्ड प्रेफरेबल, यानी जितनी भी स्पॉइलेज है सारों को आपने काउंट लाजमी करना है ताकि पता लगे कि कितनी स्पॉइलेज एग्जिस्ट कर रही है। इंस्पेक्शन पॉइंट एंड स्पॉइलेज, अब किसकी बात हो रही है, इंस्पेक्शन पॉइंट एंड स्पॉइलेज की। इंस्पेक्शन पॉइंट कितना है और स्पॉइलेज कितनी हो चुकी है। इंस्पेक्शन पॉइंट, द स्टेज ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस एट विच प्रोडक्ट्स आर एग्जामिन्ड टू डिटरमिन वेदर दे आर एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल यूनिट्स, यानी कि द स्टेज ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस होता है इन विच प्रोडक्ट्स आर एग्जामिन्ड, उस तरह प्रोडक्ट्स का क्या होता है, एग्जामिन किया जाता है, टू डिटरमिन, क्या किया जाए, डिटरमिन किया जाए वेदर दे आर एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, कि वेदर दे आर एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, यानी वी आर गोइंग टू सी द बोथ थिंग, कि वेदर अगर एक्सेप्टेंस आई तब क्या होगा, रिजेक्शन आई तो तब क्या होगा।
स्पॉइलेज इज टिपिकली अज्यूम टू अकर एट द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ये कब होता है? नॉर्मली कंप्लीशन की स्टेज पे होता है। वेयर इंस्पेक्शन टेक्स प्लेस, वहां पे क्या होता है? इंस्पेक्शन टेक प्लेस होती है, लेकिन ज्यादातर ये दैट हैपेंस ऑन द अकर एट द स्टेज ऑफ कंप्लीशन, यानी कि ये सब स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे हुआ है और इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड, यानी इंस्पेक्शन होगी तो देन इट वुड बी मोर बेनिफिटेड। The 5 steps procedure for process costing with spoilage, यानी 5 step procedures होते हैं for process costing with spoilage that is being discussed over here. First of all, summarize the flow of physical unit of output. क्या करें? Summarize the flow of physical unit of output. Identify both normal and abnormal spoilage. Identify क्या करना है? Normal. Identify both normal and abnormal. दोनों चीजों को उसमें identify किए. Summarize the flow of physical units of output. Summarize क्या करें? Flow of physical unit of output. कि कितना physical units of output है, उसी की बेस पे आपको उसका क्या नाम है उसे इस समझ में इजीली समझ आई। आइडेंटिफाई बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्पॉइलेज, यानी नॉर्मल स्पॉइलेज भी है एंड देयर एग्जिस्ट एन एबनॉर्मल स्पॉइलेज, यानी कि आइडेंटिफाई दोनों तरह की स्पॉइलेज को आइडेंटिफाई करते हैं, बट इट इज बीइंग ऑन द समराइजेशंस। कंप्यूट द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स स्पॉइल्ड, यानी कि क्या कर रहा है? आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट, आउटपुट इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट spoiled units are included in a computation, यानी spoiled units are included in the computation of output units, कि कितना output units हैं उसी के हिसाब से they are being identified। तो यानी क्या है? compute the output in terms of compute output in terms of equivalent units, यानी कि compute क्या है? किया गया लेकिन वो output के हिसाब से equivalent units पे आ रही है। spoiled units are included in consumption, यानी spoil हो जाएंगे जो units वो किस काम आएंगे? It's included in the computation of output, यानी कि उस computation of output कितना है? That is being seen, so that you can see that output in terms of equivalent units spoiled are included, यानी spoiled units include किए in the computation of output units, in the computation of output units। Now moving towards the step 3, compute cost per equivalent unit। क्या कर रहे हैं हम? compute कर रहे हैं cost per equivalent unit, कि क्या किस तरह हमने cost निकाली per equivalent units। and then step 4, summarize the total cost of accounting to account for, कि total cost कितनी है जो हमने account for करनी है, कितनी हमारे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई, कितनी चीजें हमारे पास नजर आ रही हैं। तो let me summarize total cost to be accounted for, कि total cost कितनी है और account for कैसे और किस तरह से परफॉर्म हो रही है। that we are going to see कि किस तरह से परफॉर्म हो सकती है। Assign total cost to, किसको असाइन करनी total cost? वो भी that is also being there। Units completed, spoiled units and units in ending work in process, यानी units कितने? in ending work in process, यानी unit completed, यानी unit complete हो जाए, unit spoiled units हो गए, and the unit is ending in ending work in process, यानी unit is in ending work in process, यानी कि ending of a work in process exist कर रहा है। Now step 1 and 2 illustrated। अब यहाँ पे step 1 क्या है? that is physical unit, that is direct material, that is conversion, that we are going to see कि यहाँ पे कैसे identify होता है। work in process की overall क्या है value? that is 1500। started during current period, यानी कि started during current period is also being there। तो if I am going to see कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि that is started during the current period में इतना है, तो that is enough because you are the newer one in the market। guess units completed and transferred during the current period, कितना हमारे पास जो है वो appliance है that would be used, यानी कि देखें good for the completed of this one। अब यहाँ देखें वर्क इन प्रोसेस कितने आ रहे हैं? पेज 646, 22,200 है, 9,000 है, 1,500 है। कॉस्ट एडेड इन करंट पीरियड एट स्टैंडर्ड प्राइस, दिस इज द कॉस्ट पीरियड एट द एंड, ये आ गया। टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड 179,000 है, 86,000 है एंड 94,000 है, यानी तीनों को जो है वो दैट मींस यू कैन इजीली सी देम। तो दैट इज टोटल कॉस्ट टू अकाउंट फॉर, ये कौन सी है? टोटल कॉस्ट दैट कुड बी अकाउंट फॉर, यानी जिसको हमने अकाउंट फॉर करना है, यानी जिसको हमने अकाउंट फॉर करके सामने लेकर आना है। स्टेप 4, स्टैंड कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो हमने कहा जी स्टैंड कॉस्ट के लिए 19 एंड देन 10.5, यानी 8.5, 10.5 एंड 19 इज आर ओवरऑल स्टैंड कॉस्ट। असाइनमेंट कॉस्ट एट द कॉस्ट एडेड टू बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन करंट पीरियड 6,300 है। अब यहाँ पे देखें 6,300 है, ये आपके वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग 22,000 था, टोटल बिगनिंग इन्वेंट्री बिफोर नॉर्मल स्पॉइलेज यहाँ पे आ गया।
that is standard cost and completed before and normal spoilage, and then name of spoilage कितना है जी, that is 700 units, and the unit of goods total cost of goods units completed and transferred out की कितनी goods थी और कितने वो transfer out हो गए हैं। अब नॉर्मल spoilage 300 यूनिट्स की हुई है, वर्क इन प्रोसेस जो है 450 यूनिट्स का हुआ है, टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर कितनी है जी, दैट इज 179,500, 85,000 एंड 94,500, यानी दैट इज समथिंग कि यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट जो जितनी अकाउंट फॉर हो रही है वो कितनी है, दैट इज 179,500, 85,000 एंड 94,500। जॉब कॉस्टिंग एंड स्पॉइलेज की जॉब कॉस्टिंग में स्पॉइलेज से कैसे डील किया जाता है, किन बेसिस पे डील किया जाता है और किस तरह से इसे डील किया जा सकता है। तो जॉब कॉस्टिंग की बात करते हैं। जॉब कॉस्टिंग सिस्टम्स जनरली डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन नॉर्मल स्पॉइलेज attributable to the specific jobs from a normal spoilage common to all jobs, यानी नॉर्मल स्पॉइलेज से बच जाएंगे, एंड दैट इज नॉर्मली यूज्ड बाय द many all job years के, यानी काफी सारे उन्होंने ये यूज किया है। तो देखें, जॉब कॉस्टिंग सिस्टम जनरली डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल स्पॉइलेज attributable to the specific job from normal spoilage common to all jobs, यानी कि from all normal spoilage is the common job, कि उसे common job से जैसे मूव किया जाएगा। जॉब कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग फॉर स्पॉइलेज की जॉब कॉस्टिंग कैसे होती है और अकाउंटिंग फॉर स्पॉइलेज क्या है। नॉर्मल स्पॉइलेज एट्रीब्यूटेबल टू स्पेसिफिक जॉब, नॉर्मल स्पॉइलेज क्या करती है, किसी जॉब को लगा सकते हैं। व्हेन नॉर्मल स्पॉइलेज अकर्स बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक जॉब्स ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब, यानी कि नॉर्मल स्पॉइलेज अकर्स, नॉर्मल स्पॉइलेज जितनी भी अकर्स बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिकेशंस, किसकी बेस पे, बिकॉज ऑफ द specifications of particular job, यानी specifications of particular jobs, कि when the normal spoilage occurs because of specification of a particular job, the job bears the cost of spoilage minuses the disposal value of a spoilage, यानी कि disposal value of a spoilage इतनी है। Job costing and accounting for spoilage. Now, common to all jobs, in some cases spoilage may be considered a normal characteristics of a production process, यानी कि that means कि some cases spoilage may be considered a normal characteristics, क्या spoilage क्या consider होता है, may be a normal characteristics of the characteristics of the production process, because of the normal characteristics of the production process, कि production process की normal characteristics क्या हैं और किस तरह से exist करती हैं। So that means कि normal spoilage common to all jobs, and some cases in some cases spoilage may be considered a normal characteristics of a production process, क्या consider करें, normal characteristics of a production process। The spoilage is costed as a manufacturing overhead, किस तरह cost होती है उसकी, as a manufacturing overhead। तो जब भी हम manufacturing overhead की बात करें, that means that is the spoilage is costed as a manufacturing overhead, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को कटा है because it's a common to all jobs, ये common है सब jobs के लिए। The budgeted manufacturing overhead rate includes provision for normal spoilage. The budgeted overhead manufacturing rate budgeted manufacturing overhead rate includes provision for spoilage, क्या है ये, provision for spoilage को रखता है, यानी overhead rate is based on provision for spoilage, कितनी spoilage हो रही है और कितनी spoilage further अभी रहती है। Now job costing and accounting for spoilage, again abnormal spoilage, if the spoilage is abnormal, the net loss is charged to loss from a abnormal spoiling account, यानी किस पे आ जाएगा, from normal spoiling account। Abnormal spoilage costs are not included as a part of, अब ये क्या है, abnormal spoilage are not included as a part of cost of goods units produced, यानी कि abnormal spoilage इसमें शामिल नहीं हो सकती because the cost of units is produced, यानी कि running and cost of goods of units produced। Now job costing and rework, अब किसकी तरफ आ रहे हैं कि rework कैसे किया जाता है और किन बेसिस पे किया जाता है rework, that we are going to see कि किस तरह से हम rework कर सकते हैं। Three types of reworks are there. First, normal work rework attribute to specific job, the अब यहाँ क्या है, normal attributes normal work attributes to a specific jobs,
the reward cost are charged to that job, यानी कि reward cost किसको charge किया जाए? To that job, कि जो भी वो job है उसमें वो easily identify हो सके. Normal rework common to all jobs. The costs are charged to manufacturing overhead. यानी normal rework common to all jobs. The costs are charged to manufacturing during the spread. यानी कि जो manufacturing and during the spread है. That means normal rework common to all jobs. The costs are charged to manufacturing overhead, यानी किसको चार्ज होती है? टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड स्प्रेड थ्रू ओवरहेड एलोकेशन ओवर ऑल जॉब्स, यानी ओवरहेड एलोकेशन है ओवर ऑल जॉब्स, तो वो हमारे पास आता है. दैट इज फॉर द जॉब कॉस्टिंग एंड रीवर्क. Now abnormal rework is charged to the loss from abnormal rework account that appears on the income statement. यानी abnormal rework कब है? That means it is economic rework is charged to the loss, यानी charge किसकी? To the loss from abnormal rework, यानी charge to the loss from a abnormal rework account that appears on the income statement. जो कहाँ appear हो रहा है? That appears on the income statement, के income statement में ये चीज नजर आएगी. अकाउंटिंग फॉर स्क्रैप, अब किसकी बारी आ रही है कि अकाउंटिंग फॉर स्क्रैप है और उस स्क्रैप को कैसे डील किया जाए. नो डिस्टिंक्शन इज बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल स्क्रैप बिकॉज नो कॉस्ट इज असाइन्ड टू स्क्रैप. कोई भी नहीं पता लगेगा कि वेदर क्या नाम है नॉर्मल जो है वो एबनॉर्मल स्क्रैप है, बट बिकॉज नो कॉस्ट इज असाइन्ड टू स्क्रैप, यानी कोई भी कॉस्ट है जो असाइन नहीं करेगा टूवर्ड्स द स्क्रैप, के स्क्रैप के लिए कोई भी असाइन नहीं करेगा. द ओनली डिस्टिंक्शन मेड इज बिटवीन स्क्रैप एट्रीब्यूटेबल. The only distinction made between scrap and attributable, यानी कि हमने क्या किया कि हमारा attributable है. That means the only distinction is the distinction made is the between scrap, यानी कि कितना distinction made is the between scrap attributable to a specific job and scrap common to all. तो इसे हम कहते हैं distinction, यानी कि distinction कि आप जितना भी scrap की वैल्यू है वो टॉप पे रखें और स्क्रैप की कॉमन टू ऑल करते हैं. मींस उसे इट वुड बी पुट इनटू अ डिनोमिनेटर. कहां पुट करना है? उसे डिनोमिनेटर में पुट करना है. एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग स्क्रैप्स के क्या क्या एस्पेक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं. प्लानिंग कंट्रोल इंक्लूडिंग फिजिकल ट्रैकिंग. प्लानिंग कंट्रोल इंक्लूडिंग फिजिकल ट्रैकिंग. इन्वेंट्री कॉस्टिंग, अब पहली चीज क्या थी? दैट इज प्लानिंग एंड कंट्रोल. देन इन्वेंट्री कॉस्टिंग इज देयर. Many firms maintain a distinctive account for scrap cost. Many firms maintain a distinctive accounts for scrap cost, यानी बिल्कुल अलग से सेपरेट अकाउंट बनाए हैं फॉर अ स्क्रैप कॉस्ट, कि स्क्रैप कॉस्ट उसमें ही जाएगी और वहीं से परफॉर्म होगी. प्लानिंग एंड कंट्रोल इंक्लूडिंग फिजिकल ट्रैकिंग है. इन्वेंट्री कॉस्टिंग इंक्लूड्स व्हेन एंड हाउ इट अफेक्ट्स द ऑपरेटिंग इनकम, यानी कि क्या कहते हैं व्हाट एंड हाउ इट अफेक्ट्स द ऑपरेटिंग इनकम. Now the accounting for the scrap attributable to a specific job, की यानी ये वो टाइप ऑफ जॉब है जो attributable है towards the specific job systems and sometimes traces the scrap revenue to the jobs that yield to a scrap, यानी done only when the tracking can be done in an economic feasible way, यानी कि कितना economic feasible way में इस हिसाब से आ रहा है कि डन ओनली व्हेन द ट्रैकिंग कैन बी डन इन इकोनॉमिक फिजिबल वे, यानी कि जो ट्रैकिंग आप कर रहे हैं दैट इज शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल. उसे क्या होना चाहिए था? इकोनॉमिकली फिजिबल होना, यानी फिजिबिलिटी साइड पे होना चाहिए था. नो कॉस्ट असाइन टू स्क्रैप. स्क्रैप को कोई कॉस्ट असाइन नहीं की जाती बिकॉज उसे नहीं पता होता कि कितने का सेल होगा, क्या वर्थ इसकी मार्केट लगेगी. मे बी मार्केट हायर लगा दे, मे बी मार्केट लोअर लगा दे. सो दैट मीन्स वी वुडंट पुट आर ओवर असाइनमेंट मॉडल्स अभी नहीं देखते कि नो कॉस्ट इज असाइन टू अ स्क्रैप, यानी कि कोई भी कॉस्ट असाइन नहीं की जाती. देयर इज नो केस कि हम लोग यहाँ पे स्क्रैप को असाइन करें, यानी स्क्रैप इज अ स्क्रैप. दैट मीन्स दे वांट टू गेट द रिन्यूअल. Now the accounting for scrap again. Scrap common to all jobs. All products bears production cost. All products bears production cost.
विदाउट एनी क्रेडिट फॉर स्क्रैप रेवेन्यू एक्सेप्ट इन इनडायरेक्ट मैनर, यानी कि इनडायरेक्ट मैनर में वही कह रहे हैं कि द क्रेडिट इज ऑल्स बेस्ड ऑन द स्क्रैप रेवेन्यू, कि कितना स्क्रैप रेवेन्यू आ रहा है, दैट द फर्स्ट वन इज नॉट वांटिंग टू हैपन दैट. Expected scrap. अब expected scrap revenue are considered when sitting is lower, then it would be if the overhead budget had not been reduced by a expected scrap revenue. कि सिर्फ नहीं हो पाया because of expected scrap revenue. क्या होगा? Expected scrap revenue. तो यहाँ पे अब दोबारा देखें, all products bear production without any credit for scrap revenue except the indirect manner. Expected scrap revenue are considered, यानी expected scrap revenue जो है that are considered when setting is lower. क्या होगा? Setting जो होगी वो lower होगा, then it would be if the overhead budgets had not being reduced by a expected scrap revenue. किसके साथ reduce हो? By a expected scrap revenue, कि जो भी expected scrap revenue है उसके साथ वो reduce हो जाएगा. अकाउंटिंग फॉर स्क्रैप, अगेन रिकग्नाइजिंग स्क्रैप एट द टाइम ऑफ इट्स प्रोडक्शन, यानी कि जैसी प्रोडक्शन बनी आपने उसे स्क्रैप को अकाउंट फॉर कर लिया. समटाइम्स द वैल्यू ऑफ स्क्रैप इज मटेरियल, यानी कि वैल्यू ऑफ स्क्रैप जो थी वो मटेरियल नहीं होती, एंड द टाइम बिटवीन देम इट कैन बी लॉन्ग, यानी ये क्या होगा? इट कैन बी लॉन्ग होगा. तो स्क्रैप क्या होगा कि समटाइम्स वैल्यू ऑफ स्क्रैप इज मटेरियल एंड द टाइम between storing and selling is can be given, यानी कि वो given है, यानी that was already being attached. So what would be the value of overall scrap? Scrap की वैल्यू कितनी होगी, यानी scrap किस तरह से बिकेगा? The firm assign an inventory cost to scrap. The firm क्या करती है? Assign an inventory cost to scrap, यानी inventory cost किसको देता है? To scrap at a conservative estimate of its net realizable value, यानी conservative state है as a net realizable value, कि जितना भी हमारे पास conservative state है वो यहाँ पे easily net realizable value पे exist करे. The firm assign an inventory cost to scrap the conservative estimates, यानी क्या होगा? conservative estimates खत्म किए जाएं of its net realizable value, की जो realizable value है, so that production cost and related scrap revenues are recognized in the same industry, यानी कि so that production cost related scrap revenues are recognized in the same accounting period, यानी कि जब भी हमारे पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया, स्क्रैप रेवेन्यू आ गया, तो दैट मींस इट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, की सेम अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज नहीं होगा. So what we have studied today is the overall scrapping. उससे पहले भी हमने क्या स्टार्ट किया? हमने पहले स्टार्ट किया है, we are moving towards the वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस देखे, जिसके अंदर कौन कौन से वेरिएंस थे? एक था हमारे पास कंट्रोलेबल वेरिएंस, एक था हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस. कंट्रोलेबल का दूसरा नाम दिया था हमने बजट वेरिएंस, और जिसके अंदर हमने कैलकुलेट किया था कि हमारे पास बजट वेरिएंस किस तरह आएगा, यानी कि दोनों वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट किए थे. रिमेंबर, पहले 6 इजी हैं, बट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस ऑलवेज कंफ्यूजिंग, कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस हमेशा कंफ्यूज करते हैं. तो जब भी हमने यहाँ पर उसमें आइडेंटिफाई किया, तो देन वी हैव आइडेंटिफाइड आल्सो कि हाँ जी हमारे पास ओवरऑल यू कैन से कि कितने वेरिएंसेस एग्जिस्ट करते हैं, वेरिएंसेस को किस तरह कैलकुलेट करना है, किन बेसिस पे कैलकुलेट करना है, डिनोमिनेटर आर्स क्या होते हैं, स्टैंड आर्स क्या होते हैं, ओवरऑल योर फिक्स्ड रेट क्या होता है, एफआर क्या होता है, एंड एक्चुअल ओवरहेड्स किस तरह से कैलकुलेट होते हैं. तो दैट वी हैव स्टडीड कि हमने किस किस तरह से आइडेंटिफाई किया. उसका दूसरा नाम भी देखा हमने कि कंट्रोलेबल वेरिएंस भी कहते हैं उसे. क्या कहते हैं उसे? हम कंट्रोलेबल वेरिएंस भी कहते हैं, कि किस तरह से हमने कंट्रोल करना है, किन बेसिस पे हमने कंट्रोल करना है. दैट वी हैव आल्सो सीन. देन वी मूव फर्दर. हमने फिर आगे जाके देखा है कि हमारे पास क्या है, स्पॉइलेज आई है, स्पॉइलेज को किस तरह डील करना है, रीवर्क किस तरह डील करना है, एंड स्क्रैप किस तरह डील करना है. दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने किस किस तरह से इनको डील करना है और किन बेसिस पे हमने इन्हें डील करना है. तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट स्पॉइलेज. स्पॉइलेज का मतलब है कि अपना एक्चुअल पर्पस वो खो दे, आप उसे रिपेयर ना कर सको. That means this is known as spoilage. But when we talk about rework, that means ऐसा डिफेक्ट जो आप इजीली एडिशनल उस पे काम करके उसे रीवर्क करके सेट कर सकते हो. जब आप रीवर्क करके सेट कर सकते हो तो दैट मीन्स के वो रीवर्क कॉस्ट में आएगी, कि जो एडिशनल कॉस्ट आप लगा रहे हैं दैट इज प्रीमियरली नोन एज द रीवर्क कॉस्ट. उसे क्या कहते हैं? हम रीवर्क कॉस्ट कह रहे होते हैं. तो जब हम रीवर्क कॉस्ट की बात करते हैं तो दैट इज समथिंग लाइक दिस. देन वी हैव आल्सो स्टडीड द स्क्रैप. स्क्रैप कैसे होता है, स्क्रैप के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, किस तरह से परफॉर्म करती हैं. इफ आई वुड गो बैक, मैं बैक जाता हूं थोड़ा सा, तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि किस तरह हमने आइडेंटिफाई किया है. तो यहां पे हम कहते हैं अकाउंटिंग फॉर स्क्रैप आता है. स्क्रैप कॉमन टू ऑल जॉब्स, ऑल लेबर एंड प्रोडक्शन, यानी कि
all are being identified, यानी all product bears production cost without any credit for scrap, revenues except in an indirect manner, यानी all bears the production cost, यानी all products bear करते हैं production cost को, यानी सबको cost लगा दें। और यहाँ पे क्या है जी, at the time of production, यानी recognizing scrap at the time of production, और यहाँ पे rework किस पे लग रही है, scrap common to all jobs, एंड देन स्क्रैप एट्रीब्यूट टू स्पेसिफिक जॉब, यानी कि आप स्पेसिफिक जॉब पे भी जा सकते हैं। इफ आई वुड आस्क अ सिंपल क्वेश्चन ओवर देयर, कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन लाऊं सामने, तो वो क्वेश्चन ये आएगा सामने कि हाँ क्या क्या चीजें हैं, इफ आई वुड से कि स्क्रैप को कॉमन टू ऑल जॉब्स करने से क्या होता है, स्पेसिफिक जॉब पे क्या करना होता है, और इफ आई वुड से आप प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग इनके बीच में क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है, तो देन आई वुड से कि मैं कहूंगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉमन टू ऑल जॉब होता है, यानी रीवर्क भी और स्क्रैप भी, लेकिन जॉब ऑर्डर में इट वुड बी असाइन टू अ स्पेसिफिक जॉब, किसको असाइन होगा, दैट इज ऑन द स्पेसिफिक जॉब, के किसी एक स्पेसिफिक जॉब को हम एक चीज असाइन कर दें और वहां करें, दैट मींस प्रोसेस कॉस्टिंग इज कॉमन टू ऑल जॉब बट स्पेसिफिक जॉब इज फॉर द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, नॉट फॉर द प्रोसेस कॉस्टिंग। सो दैट वी हैव स्टडीड, दिस चैप्टर इज नॉट कंप्लीटेड येट, अभी हमने इसमें आगे देखना है, अभी एग्जांपल करनी है, अभी हमने जनरल एंट्रीज नहीं देखी, जनरल एंट्रीज को किस तरह मूव करना है, किस तरह परफॉर्म करना है, किस तरह से, अब जैसे अगर स्क्रैप पे एडिशन लगा है तो रीवर्क में एडिशनल कॉस्ट लगी है तो उससे हमने किस तरह एंट्री करके एडजस्ट करना है, स्पॉइलेज को किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है, सेम इज द केस कि हमने स्क्रैप को कैसे डील अप करना है। तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमें क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है और क्या क्या चीजें हमारे सामने होनी चाहिए और किन किन चीजों को हम आइडेंटिफाई करके सामने लेकर आए। सो दैट इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर। फॉर टुडे इट्स द एंड ऑफ द लेक्चर नंबर 23। अल्लाह हाफिज।